हेलो बच्चों, तो आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा सीबीएसई ने मॉडल पेपर लॉन्च किया है उस मॉडल पेपर को कैसे सोल्व करना है। और अगर आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी पता होगा तो वो भी इस मॉडल पेपर के थ्रू समझ जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को मॉडल पेपर जो सीबीएसई ने डाला है उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा सैम्पल पेपर है जो कि सीबीएसई ने दिया है, क्लास 10th के लिए है। टर्म 2 आप लोगों का जो होने वाला है वो टोटल 40 मार्क्स का होने वाला है, 40 नंबर का होने वाला है, ठीक है। अब 40 नंबर में हमें टाइम कितना दिया जाएगा, तो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें टोटल 3 सेक्शन होने वाले हैं। यहाँ पे देखो ए बी और सी 3 सेक्शन होंगे। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 14 होंगे। अभी और 6 क्वेश्चन जो हमें मिलेंगे वो 2 मार्क्स के मिलेंगे। जो 4 क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के मिलेंगे और जो 4 क्वेश्चन होंगे वो 4 मार्क्स के मिलेंगे। तो इस तरह से अगर जोड़ोगे तो 12 नंबर यहाँ पे आएगा, 12 नंबर आपका यहाँ पे आएगा और 16 नंबर यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हमें दिया गया है, ठीक है। तो सैम अब नीचे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई कि कितने मार्क्स के कौन सी सेक्शन में आने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करने हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें भी आप लोगों को ऑप्शंस दिया गया है, कहीं कहीं आप लोग को ऑप्शंस दिया गया है कि आप या तो एक क्वेश्चन करो या दोनों क्वेश्चन करो। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि हम या तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 का ही आइदर हम पार्ट ए कर सकते हैं या पार्ट बी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है। सारे क्वेश्चन में आप लोग को नहीं मिलेगा लेकिन कहीं कहीं पे आप लोग को दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को ही हम सोल्व करेंगे। अगर किसी को ए करना है और किसी को बी करना है, 1 का ए और 1 का बी, तो हम दोनों ही करने वाले हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे करना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन का ए सेक्शन ले लेते हैं। हम पहले ए वाले का बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन है 3x² - 7x - 6। तो इसको स्प्लिटिंग इनटू 2 टर्म्स करके हमें रूट निकालने हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब होता है कि ऐसी x की वैल्यू जहां पे अगर हम x का मान रखें तो उसका वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो इसी को हम बोलते हैं रूट, मतलब कि वो x का जो वैल्यू है वो उसका रूट होगा। तो अभी इसको सोल्व कैसे करना है। सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि स्प्लिटिंग इनटू 2 टर्म्स करना पड़ता है। तो हम फर्स्ट और थर्ड जो x² का है और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² का कोएफिशिएंट 3 है और इसका -6 है। ये इस तरह से होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे c के जगह कितना दिया है, -6। तो a इंटू सी करेंगे तो a इंटू सी हो जाएगा 3 इंटू -6 -18 और x² था तो -18x²। अब जो है हमारा स्प्लिटिंग इनटू 2 टर्म्स करना है। तो -7x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो -18x² आ जाए और सम करें तो -7x आ जाए। तो देखो तो क्या अगर हम -9x और प्लस का 2x में अगर स्प्लिट कर दें दोनों टर्म को, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, माइनस का 18x² बन जाएगा। और इसको अगर सम करते हैं -9x प्लस 2x तो ये कितना बन जाएगा, -7x। तो इस तरह से हमें स्प्लिट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बस बता रहा हूँ, ये रफ वर्क में चला जाएगा। हमें क्वेश्चन सोल्व करना है यहाँ पे। तो हम इस तरह से लिखेंगे 3x² माइनस, अब 7x को 2 टर्म में स्प्लिट करना है, एक 9x में एक प्लस का 2x में। तो -9x प्लस 2x -6 इक्वल टू 0। सिंपल है। अब इसको क्या करना है यहाँ पे कि कॉमन लेना है। तो अगर देखो तो इसमें दोनों में क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा 9, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पे x का 2 टर्म है, यहाँ पे x का 1 टर्म है, तो सिर्फ एक ही टर्म कॉमन ले सकते हैं। तो 3x कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x - 3। और यहाँ पे प्लस देखो यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो 2 इंटू x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल होगा, ये दोनों वैल्यू को कर देंगे 0 के इक्वल। तो अभी यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू -2/3 और x इक्वल टू 3। तो हमें इस तरह से सोल्व करना है और यहाँ पे नीचे लिखना है रूट्स आर कितना हो जाएगा, -2/3 एंड 3 और इसको लिख देंगे आंसर। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये जो मैंने ये वाले पार्ट में सोल्व करा है, इधर तो रफ वर्क हो गया, ये जो हमारा हो गया वो रफ वर्क हो गया, ठीक है।
अगर रफ वर्क भी साइड में दिखा देते तो और ज़्यादा टीचर को भी समझ में आ जाएगा कि इसने कैसे क्वेश्चन को सोल्व करा है, तो ज़्यादा इंप्रेस होगा और आप लोग को नंबर अच्छी मिलेगी। तो ये तो 2 नंबर की थी, छोटी सी क्वेश्चन थी, सिंपली सोल्व हो गई। अभी इसमें एक और पार्ट बी भी था हमारा। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अगर आप लोग को रियल एंड इक्वल रूट्स का कंडीशन पता होगा, डिस्क्रिमिनेंट पता होगा, तो वहां से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको कर देते, इसको हटा लेते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, आप लोग कॉपी कर लेना, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा एक होता है डी, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये होता है डी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो अब हम d को कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0, ये लिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं a, तो a हो गया हमारा 3, x के कोएफिशिएंट को बोलते हैं b, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है उसको बोलते हैं c, ठीक है। तो अब फॉर्मूला में रखते हैं d इक्वल टू, पहले निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या, b, तो b हो जाएगा हमारा के स्क्वायर, बी स्क्वायर है, माइनस 4, a का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला 3 और c का वैल्यू भी निकाला है 3, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 36, ठीक है। अब देखो 3 कंडीशन होते हैं, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, अगर d इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, और अगर d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा। 3 कंडीशन बनते हैं अपने पास, या तो d 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है, या 0 के बराबर हो सकता है। तो जब 0 से बड़ा होता है तो 2 रूट होते हैं, 2 रूट्स आते हैं और वो दोनों अनइक्वल आते हैं, ठीक है। अगर d का वैल्यू 0 हो जाए तो 2 रूट्स ही आएंगे अपने, लेकिन इक्वल आएंगे, और जो हमारा d लेस देन 0 होता है तो यहाँ पे बनते हैं नो रूट्स, मतलब हमारा कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि हमारे इसको ग्राफ पे अगर ड्रॉ करें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो कट करेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार और, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसको इमेजिनरी भी बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स, और इन दोनों को हम बोलते हैं रियल रूट्स, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अब क्या करते हैं कि अब हमारे को पूछ रहा है रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब कि हमको d इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो d का वैल्यू हमने क्या निकाला है, के स्क्वायर माइनस 36। तो अब इसको करेंगे हम लोग के स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 36, तो k इक्वल टू 6, ठीक है। 6 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 36। तो यहाँ पे देखो एक गलती हम लोग ये भी करते हैं कि के स्क्वायर इक्वल टू 36 आ रहा है तो हम सिंपली लिख देते हैं के इक्वल टू प्लस का 6, लेकिन आप लोग को ये नहीं करना है, ऐसे रूट के अंदर 36 ले जाना है, और जब रूट से बाहर वैल्यू आता है तो प्लस माइनस 6 इस तरह से हमें लिखना है। तो के का वैल्यू +6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के गलती होने के चांस हो सकती है और नंबर कट सकता है, तो k इक्वल टू 6 हमें नहीं लिखना है, ठीक है, ये हमें नहीं लिखना, हमें ये वाला आंसर देना है। जब भी रूट में आए तो +-6 देख लेना है, और अगर कहीं पे हो सकता है कि आपको कंडीशन चेक करना पड़ जाए, कि अगर आपके 2 आंसर आ रहा है तो कंडीशन चेक करना पड़ सकता है इन सम कंडीशन, तो वहां पे वो हमें चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन सिंपल थे, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो 2 नंबर के लिए है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो पिछले वाले क्वेश्चन के थे उस दोनों में से कोई एक भी करेंगे तो हमें एक ही करना है, एक्चुअल में दोनों नहीं करना है क्योंकि और में दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 3 क्यूब हैं, ठीक है, और ईच का वॉल्यूम जो है ना, सारे जो क्यूब्स हैं उसका जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, ठीक है। तीन जो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, 3 जो हमारे पास क्यूब है उसको इस तरह से रखा गया है कि वो क्यूबॉइड बन जाता है।
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फॉर्म। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का कितना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारा वॉल्यूम 64 है तो हमारे हिसाब से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ऐसे रहने देते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिया है आंसर कितना 64, ए क्यूब इक्वल टू 64, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 4 का क्यूब होता है 64। मतलब कि हमारा जो एक क्यूब है, नीचे इसको तो जो हमारा क्यूब है उसका जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। हर एक जो साइड है वो कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का। तो कुछ इस तरह से रखा गया है। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का एक क्यूब, ठीक है। इतना तो क्वेश्चन से क्लियर हो गया। इसी तरह से हमें क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट करते जाना है। अब बोल रहा है कि 3 क्यूब है, ये तो हमने एक क्यूब अभी तक बनाया, इसी तरह से 2 क्यूब और है जो कि एक के साथ ऐसे रखे गए हैं ज्वाइन करके, ठीक है। आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ जैसे कैसे होगा ये क्यूब। तो ये देखो, मैंने 2 मेरे पास ऐसे बॉक्स पड़े थे, इसी को लाया हूँ। देखो ये एक क्यूब है, ठीक है। इसको अगर हम बोले तो ये एक क्यूब है हमारा, देखो हर एक फेस से सेम साइड का है। अभी क्या बोल रहा है कि इसी तरह के 3 क्यूब आए, हमारे पास एक्चुअल 2 बॉक्स ही हैं। तो जब ये ऐसे ऐड करेंगे तो अब ये क्यूब नहीं रह जाएगा, देखो लेंथ ज्यादा हो गया, विड्थ और हाइट कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 3 रखी गई है, तो 1 2 और हम एक यहाँ पे और साइड में रख देंगे, ठीक है। अभी मेरे को पकड़ने में भी नहीं बन रहा, बड़ा बॉक्स है। तो अभी क्या होगा कि जब दोनों को साथ में रखेंगे तो इसका ये वाला सरफेस और इसका ये वाला सरफेस दोनों जाके ऐसे चिपकेगा, तो ये एक्चुअल में अब काउंट नहीं होगा। ये और ये वाला जो पार्ट हो गया वो हमारा अब काउंट नहीं होना है। तो काउंट नहीं होगा तो मतलब कि ये वाला सरफेस एरिया काउंट में नहीं आएगा। एक और एक 2 चीज हमारी चली गई। अब देखो इसको ऐसे थोड़ा मैं रख, अभी हमारे पास 2 हैं, ठीक है। अब अगर तीसरा क्यूब यहाँ पे ला के रखें, ठीक है, इस तरह से ध्यान देना, अगर तीसरा क्यूब यहाँ पे ला कर रखते हैं तो ये वाला सरफेस भी गायब हो जाएगा और उसका जो सामने से, जैसे मेरा हाथ का ये वाला पार्ट भी गायब हो जाएगा। तो मतलब कि ये वाला जो हमारा कितने सरफेस चले गए, हमारा गायब कितना हो रहा है वो काउंट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक गायब यहाँ से हो जाएगा, एक गायब यहाँ से हो जाएगा, 2 सरफेस तो काउंट में नहीं आएगा टोटल सरफेस एरिया में। तीसरा सरफेस ये गायब हो जाएगा और चौथा जो यहाँ से आकर लगेगा वो गायब हो जाएगा, मतलब 4 सरफेस हमारे काउंट में नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभी अब क्वेश्चन सिंपल हो गया है, एक सरफेस 2 सरफेस ये दोनों गायब हो गया, तीसरा सरफेस इसका ये गायब हो जाएगा, चौथा सरफेस जो आएगा वो गायब हो जाएगा, मतलब 4 सरफेस गायब होने। अब देखो कितना क्वेश्चन सिंपल हो गया है। तो अभी आप लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से हमारी सरफेस कम हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है कि सरफेस एरिया होता क्या है, पहले ये बताओ। सरफेस एरिया अगर हम बोले, यहाँ पे लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना होता है सरफेस एरिया, ये होता है हमारा 6L²। कैसा होता है, हमारे पास टोटल 6 सरफेस होते हैं, ये आगे का सरफेस है तो ये वाला सरफेस, इसी तरह से हमारा ये साइड वाला सरफेस है, 2 सरफेस, ऊपर से ये 3 सरफेस और चौथा जो है इसके पीछे, मतलब हर एक के पीछे एक एक हो जाएगा, एक नीचे में हो जाएगा। देखो ये वाला डिफरेंट कलर करता हूं, देखो ये नीचे वाला सरफेस, ये नीचे जो जमीन पे लगा हुआ है, ये कनेक्ट नहीं किया था शायद से, ठीक है। ये 4th सरफेस, ये जो हमारा कहाँ गया पीछे का, ये वाला जो सरफेस है, मतलब टोटल 6 सरफेस होते हैं। अगर आपको नहीं होगा तो काउंट कर लेना। एक वॉल पे खड़ा, एक रूम में खड़ा हो जाना, एक सामने का दीवार, एक पीछे का दीवार, एक साइड का दीवार, एक राइट साइड मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का दीवार, एक नीचे का दीवार, एक ऊपर का दीवार। तो टोटल कितने हो जाते हैं, मतलब एक ऊपर का सरफेस और एक नीचे का सरफेस, 6 सरफेस। तो और हर एक सरफेस का एरिया कितना होगा, वो हर एक क्या है हमारा एक स्क्वायर बन जाता है, तो 6L², ठीक है। 6L² मतलब कि 6 इंटू L, हम अभी L मतलब कि साइड 6A²L² जो भी बोलना है। तो यहाँ पे कितना आया था, हमारा साइड आया था 4, तो 4 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 16 दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 3 है ऐसे, एक क्यूब नहीं है। इसी तरह से एक क्यूब और यहाँ पे साइड में लगा हुआ है ऐसे मान लो, और एक क्यूब और लगा हुआ है साइड में, तो 3 क्यूब लगा हुआ है। तो टोटल हो जाएगा
टोटल सरफेस एरिया टी ऐसे लिख दे रहा हूं ऑफ 3 क्यूब हो जाएगा 96, एक का 96 है तो 3 का 96 इंटू 3, ये हो जाएगा 9×3 = 27, 270, 288, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अभी क्या होना है कि हमने अभी जस्ट काउंट किया था कि कितने सरफेस गायब हो जा रहे थे, टोटल हमारे 4 सरफेस गायब हो जा रहे थे, क्योंकि वो जब एक के साथ एक आ रहे थे तो इसका एक सरफेस, इसका एक सरफेस, इसी तरह से इसका एक सरफेस और नेक्स्ट वाले का एक सरफेस, 4 सरफेस गायब हो जा रहा था। तो 4 सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हिडन साइड्स, क्योंकि वो हाइड हो गया तो वो हो जाएगा 4 इंटू एल स्क्वायर, 4 साइड गायब हो गए, हर एक साइड का एल स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 64। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो बन रहा है हमारा फ्रॉम 3 क्यूब्स इक्वल टू 288 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64 और 4 रूट जोड़ेंगे तो 68, 88, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा होगा वो आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें ये दिमाग लगाना था कि कितने सरफेस जो है गायब हो जा रहे थे। तो अगर हम क्वेश्चन को समझ के करेंगे तो कितनी चीज़ें आसान हो जाएगी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप इस तरह से करते हो तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन करने में मुझे इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आप लोग को हर एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अगर आप लोग खुद करोगे तो ये 2-3 मिनट की ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो समझना ज़्यादा जरूरी है। मैं इसलिए हर एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ कि किसी बच्चा को अगर कोई आंसर नहीं पता होगा तो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट भी सीख के चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में भी, फाइनल पेपर में भी आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोल रहा है कि एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज बाय अ स्कूल। एक जो मतलब स्कूल में क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन मेड बाय स्टूडेंट्स इन द गिवन बिलो, मतलब कि किसने कितना स्कोर किया वो दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है फाइंड द मीडियन रन स्कोर। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब कि जो बीच का स्कोर। पहले हम क्या करते हैं, अगर अनग्रुप डेटा होता था, अभी तो ये ग्रुप डेटा दिया गया है, अनग्रुप डेटा होता था तो पहले हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर लेते थे और उसके बाद फिर हम लोग उसके फाइंड करते थे मिडिल वाला। ठीक है, तो ये तो होता था अनग्रुप डेटा में, लेकिन अभी हमारे पास ग्रुप डेटा दिया है। देखो जैसे 0 से 20 रन जो स्कोर किया गया है वो टोटल 4 स्टूडेंट ने किया, 20 से 40 रन के बीच में 6 स्टूडेंट ने स्कोर करा है, 40 से 60 के बीच में 5 और 60 से 80 के बीच में 3 और 80 से 100 के बीच में 4 बच्चों ने स्कोर करा है। तो पहले इसको जल्दी से टेबल के फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लेता हूं क्योंकि यहाँ पे हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ें कर लेता हूं, उसके बाद फिर आप लोग को समझाता हूं कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। और एक जो फॉर्मूला है वो याद रखोगे तो इस वाले क्वेश्चन में, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक फॉर्मूला पे सारा चीज़ हो जाता है अपना। ठीक है, तो पहले टेबल बना लेता हूँ जल्दी से और फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ, आप लोग को फिर दिखाता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखिए हमने सारे डेटा को जो था वो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दी हुई थी, सेम क्वेश्चन दी हुई थी, देखो। ठीक है, हमने 0 to 20 में 4 स्टूडेंट थे। अब हमें क्या करना है, अब देखते हैं कि हमारे को ये डेटा मिल गया, हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, जो हमारे पास दिया होगा डाटा उसके अलावा एक और कॉलम बनाना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं। तो देखो जो पहला नंबर है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब दूसरी बार जाएंगे तो इन दोनों को सम करेंगे, तो 4 + 6 कितना हो जाएगा 10। अब तीसरी बार जाएंगे तो इन तीनों को सम करना होगा, तो 10 तो पहले से था और एक 5 ये और ऐड हो रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं 10 + 5 15। ठीक है, अब 15 में 3 जोड़ देंगे तो ये टोटल हमारे चारों निकल जाएंगे, तो 15 + 3 = 18 और 18 + 4 जो लास्ट में है = 22। तो ये जो हमारा नंबर है ना, इससे मैच करना चाहिए। ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो, अब फार्मूला की तरफ चलता है। इतना काम हमें करना था, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें फार्मूला याद रखना है और फार्मूला में कौन से का क्या मतलब है वो पता रखना ज़्यादा जरूरी है। तो मीडियन का जो फार्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H, ये फार्मूला होता है। ये आपको हमेशा बाय हार्ट रिमेंबर करना ही पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेट करोगे वो हायर क्लास की चीज़ है।
तो देखो एल जो है हमारा क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो अब हमारे पास आया लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट तो हम समझ गए, लेकिन मीडियन क्लास किसको बोलेंगे, सबसे बड़ा बात, ठीक है, मीडियन क्लास होगा कौन। तो मीडियन क्लास को पता करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एन। एन मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं, 22। तो हम क्या करते हैं कि मीडियन क्लास पता करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, हम करते हैं n/2। तो n/2 कितना आया, 22 टोटल ऑब्जर्वेशन बाई 2, ये हो गया 11। तो अब हम पता करते हैं कि हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 से जस्ट बड़ा कौन सा है, ठीक है, 11 से जस्ट बड़ा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है, यहाँ पे 10 है, अभी भी 11 से छोटा है। 11 से जस्ट बड़ा कौन सा हुआ, 15। तो ये वाली जो क्लास है इसको मैं थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ। तो ये वाली जो हमारी क्लास हुई इसी को हम बोलेंगे मीडियन क्लास, ठीक है। मतलब कि n/2 ऑब्जर्वेशन को आधा करने से जो नंबर बनता है उसके जस्ट बड़ा वाले को हम लोग बोलते हैं मीडियन क्लास। तो अब देखो अब कितना आसान हो जाएगा, एल का वैल्यू यहाँ पे अब देखते हैं कितना होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट देखो 40 लोअर लिमिट है, 60 अपर लिमिट है, तो एल इक्वल टू हमारा हो गया 40, ठीक है। एन हमें पता है कि हमारा टोटल जो स्टूडेंट है वो 22 है। उसके बाद है सी एफ। अब सी एफ का मतलब क्या होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका, ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के जस्ट पीछे वाले क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 था, तो इसके जस्ट पीछे वाले का कितना है, 10। तो हमारा हो गया सी एफ इक्वल टू 10, ठीक है। ये वाली जो चीज अगर एल एन सी एफ एच अगर आपको सही से नहीं पता होगा तो आपके आंसर गलत होंगे। और ये सबसे सिंपल और सबसे अच्छा तरीका है कि एक फॉर्मूला याद रखो, पूरा क्वेश्चन करके ले जाओ, ठीक है। एफ क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये जो हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो लिखा ही है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है, 5। तो ये हमारा हो गया 5, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, एफ इक्वल टू 5। उसके बाद बचा एच होता है विड्थ ऑफ क्लास या क्लास का साइज। तो देखो 80 से 100 इसको सिंपली माइनस कर लेना, 100 माइनस 80 इक्वल टू 20, कोई सा भी माइनस करोगे वो सेम ही आएगा। 80 माइनस 60 देखो ये भी 20, तो हमेशा ये 20 आना है, तो एच इक्वल टू 20। अब तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वैल्यू लगाना है, इसमें से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। तो हमारा होता है मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब रखते हैं एल का वैल्यू 40 प्लस n/2 कितना हो जाएगा 11 माइनस सी एफ हमारा 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एच 20, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 40 प्लस 1/5 इंटू 20, ये 4 टाइम्स इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो 40 प्लस 4 हमारा हो जाएगा 44। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया 44, मतलब कि मीडियन जो होगा इसका वो कितना हो जाएगा 44। सिंपल था, बस एक चीज याद करना है कि ये फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला में हर एक चीज का मतलब क्या है, ये मतलब जब तक नहीं पता होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें फुल मार्क्स मिलने चाहिए, आपको अच्छे से करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन तो और भी सिंपल है, ये तो अभी तक का मेरे को लगता है सबसे शॉर्टेस्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी दिस, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर आपने पढ़ा होगा तो, नहीं तो अभी बता देता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, अगर पहला टर्म जो इसको बोलते हैं पहला टर्म जो सबसे पहले आता है 6 अगर 6 हो जाता है, एंड कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम, कॉमन डिफरेंस बताता हूँ अभी, अगर सेम रहता है तो नया एपी लिखना है। सिंपल क्वेश्चन है, गिवन एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब कि सेम डिस्टेंस से हमेशा हमारा जो प्रोग्रेस होगा वो होगा। जैसे कि अगर हम एक नंबर लेते हैं 3 7
11, 15, मतलब कि हमेशा 4 4 से आगे बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे दिया क्या है, गिवन एपी क्या है, मान लेते हैं ए इक्वल टू 4, 9, 14 ये दिया हुआ है, ए इसका नाम दे दिया हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो डी जो होता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन मतलब ये हर जगह सेम डिफरेंस क्रिएट करेगा, इसीलिए इसका नाम है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना होता है, तो दूसरे टर्म को पहले टर्म से माइनस करते हैं, तीसरे टर्म को दूसरे टर्म से, कभी भी मतलब कि उसके आगे वाले टर्म से पीछे वाले को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 9 - 4 करें, डी इक्वल टू 9 - 4 तो कितना आएगा 5। तो हमारा जो डी मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया वो 5 हो गया। अब देखो, अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में, यहाँ तक तो हमने डी कैलकुलेट कर लिया, ये क्वेश्चन इतना ही था कि हमें डी यहाँ पे कैलकुलेट करना था। अब बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, मतलब कि अब ए का वैल्यू जो हो जाए ना, फर्स्ट टर्म जो था, अब हम एक नया एपी बनाएंगे बी, जिसका पहला टर्म कितना है 6 और दूसरा टर्म, अब हमें एपी बनाना है। तो एपी बनाने के लिए उसने क्या बोला कि कॉमन डिफरेंस को सेम रखना है। तो कॉमन डिफरेंस सेम रखना है मतलब कि ये इससे 5 आगे होगा, ये इससे और 5 आगे होगा, मतलब इससे 5 आगे होगा, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, +5, इस तरह से हमारी आगे बढ़ते जाएगी। तो देखो 6, 11, 16, इसी तरह से 5 आगे बढ़ते जाएगा, ये हो जाएगा बी, और इसी को हमें ऐसे करके लिख देना है आंसर। सिंपल, इतना छोटा था, हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस पता करना था और ए को जो हमारा फर्स्ट टर्म था उसको 4 के जगह 6 कर देना था। तो जब ये 2 से बढ़ेगा तो सारे भी 2 से बढ़ते जाएंगे, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। यहाँ पे मैंने पहले से फॉर्मूला लिख दिया आप लोगों के लिए, ताकि ये चीज़ें आसान हो जाए, कम टाइम में मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा दूँ। तो देखो, इस बार हमें निकालना है, क्या दिया हुआ है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जो हमारा मोड दिया है, यहाँ पे पिछली बार हमने मीडियन किया था, अभी देखो यहाँ पे क्या दिया, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, जो हमारा मोड दिया हुआ है यहाँ पे कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है। तो अब जो हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारा जो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स है, मतलब एक्स यहाँ पे अननोन है, उसका वैल्यू पता करके हमें बताना है। ऑलरेडी इन्होंने मोड का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला में देखें तो हमें मोड ऑलरेडी कैलकुलेट करके मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे ये एक्स पता करना है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला को पहले समझ लेते हैं। अगर हम फॉर्मूला को अच्छे से समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहेगा हमारे लिए, बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो फॉर्मूला में क्या बोल रहा है, एल है एक टर्म, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब पहले हम समझ लेते हैं कि लोअर लिमिट तो हमें समझ में आ गया कि कोई क्लास का लोअर लिमिट होगा, लेकिन मॉडल क्लास बोलेंगे किसको। तो मोड में हम क्या करते थे, मोड में हम क्या करते थे कि जो नंबर, अनग्रुप डेटा का बोल रहा हूँ, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता था उसी को बोल देते थे। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है 16, राइट, 16 आ रहा है। तो यही जो हमारा ये जो पूरा, ये इसको अलग कलर से कर देता हूं मैं, तो ये जो हमारा क्लास हो गया, ये हमारा क्लास हो जाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, एल का वैल्यू अब कितना हो जाएगा 30, क्योंकि यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो कितना है 30। ठीक है, अब बोल रहा है F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जानते हैं, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है 16 हो गया। ठीक है, अब देखो H, अभी F1 के नीचे जगह छोड़ देते हैं, बताते हैं क्यों। H क्या है, विड्थ ऑफ द क्लास। तो अभी हमने पिछले वाले में भी पढ़ा था कि दूसरे में से पहले को अगर हम घटा लेते हैं ग्रुप डेटा में से, तो वो हमारा निकल जाता है विड्थ ऑफ क्लास। किसी में से भी घटाएंगे तो वो सेम आंसर देना है। तो यहाँ पे कितना हो गया 10, तो H का वैल्यू हमें 10 मिल गया। अब देखो हमारे पास L मिल चुका है, H मिल चुका है, F1 मिल चुका है, लेकिन अभी F0 और F2 नहीं मिला है। अब ये कैसे आएगा, तो देखो F0 और F2 बहुत आसान है, एक पीछे चले जाओगे, एक में से एक पीछे जाएंगे तो 0 बन जाएगा, और एक में से एक आगे जाएंगे तो 2 बन जाएगा, सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा F0 और ये हो जाएगा F2, क्योंकि ये F1 था, एक पीछे गए तो -1 हो गए, तो F1 - 1 0 और F1 + 1 2, F2 सिंपल। तो F0 का वैल्यू हमारा आ गया 12 और F2 का वैल्यू आ गया x, सिंपल। अब इसको क्या करना है, फॉर्मूला में रख देना है और आंसर निकाल लेना है। सिंपल एक कैलकुलेशन है, देखो कैसे। 38
इक्वल टू एल का वैल्यू हो जाएगा 30। मॉड का कहाँ पे हमें दिया था, मॉड का वैल्यू यहाँ पे टॉप पे दिया था, ठीक है। 30 प्लस F1 का वैल्यू कितना है 16 माइनस F0 का 12 डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे 2F1, तो 2 इंटू 16 माइनस F0 12 माइनस F2x इंटू एच 10। हम सारे क्या कर रहे हैं, वैल्यू को रख रहे हैं यहाँ पे सिंपल। अब ये 38 माइनस 30 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू ये 16 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा 4 बाई 16 दूनी 32 में से 12 जाएगा तो 20, 20 माइनस एक्स और इंटू 10, ये 4 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 20 माइनस एक्स। अब यहाँ से ये 5 टाइम्स में ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, ये इधर चला गया और ये इधर ऐसे इस तरह से। अभी x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5, यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन कर रहा है और कुछ नहीं, x का वैल्यू जो हमारा आ गया 15। तो ये इतना ही करना था। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों में जितने भी हमारे फॉर्मूला वाले क्वेश्चन होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैटिस्टिक्स में से ये कम से कम एक तो आना ही है, मिनिमम एक ग्रुप्ड डेटा का आएगा, अनग्रुप्ड का नहीं। अनग्रुप्ड का आएगा भी तो 1 नंबर का आएगा, जो कि आने वाला नहीं है। तो आपको ग्रुप्ड डेटा ही मिलने वाला है, या तो मीन दे दे, मीडियन दे दे, मोड दे दे, तीनों के फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। और इसमें आपकी हेल्प तभी, अभी कोई नहीं कर सकता, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और उसका मेन जो होगा कि क्या मतलब एल का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है, वो ज्यादा याद करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हो गया सिंपल, 15 आ गया हमारा आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक्स वाई एंड एम एन, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, एक्स वाई एंड एम एन आर टैंजेंट, ठीक है। एक्स वाई और एम एन जो है टैंजेंट है। टैंजेंट क्या होता है, सर्कल पर कोई ऐसा पॉइंट जो एक जगह बाहर से टच करते हुए पार कर जाए, उसको यहाँ पे जो जिस पॉइंट पे टच करता है मतलब, तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो जाता है और इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पे टच कर रहा है लाइन एक्स वाई, और एम एन यहाँ पे टच कर रहा है। ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर डी, डी जो है हमारा ये है डायमीटर, ठीक है, ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, ओ सेंटर है। अब प्रूव करना है कि एक्स वाई जो है वो एम एन के पैरेलल है। तो दो लाइन एक दूसरे के ऐसे पैरेलल कब होते हैं, जब ये वाली एंगल सॉरी 1 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाती है, या फिर इन दोनों का जो ये 3 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये सारे जो रूल हैं हमारे, वो अगर आप लोग को पता होगा कि दो लाइन पैरेलल कैसे होते हैं, तो वो वाली चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे जल्द सिंपली सोल्व कर देता हूँ ये होगा कैसे। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर्कल में कि ये हमारा सर्कल है और ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे टच कर रहा है। अब अगर हम सेंटर से ऑब्वियसली रेडियस ड्रॉ करेंगे तो रेडियस जो होगा वो 90 डिग्री बनाता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली बात आपको समझनी है कि अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब सिंपल यहाँ पे हो गया क्वेश्चन हमारा। देखो ये कितना बनाएगा 90 डिग्री इस साइड, और इस साइड भी कितना बनाएगा 90 डिग्री। ये इधर कितना बनाएगा 90 डिग्री, ये इधर कितना बनाएगा 90 डिग्री, क्योंकि डी ओ क्या है रेडियस हो गया, ओ ई क्या हो गया रेडियस हो गया, क्योंकि ये डायमीटर है तो रेडियस हो गया। रेडियस जब यहाँ पे पॉइंट पे टच करेगा तो वो क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अभी हमारा कुछ इस तरह से बन गया, दो लाइन है, इस पे एक ऐसे लाइन है जो कि 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारा जो हो जाएगा इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल से, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स वाई पैरेलल एम एन, सिंपल प्रूफ कर देना है। इसमें कुछ नहीं करना था, ये वाली अगर रूल आपको पता होती तो आप सिंपली क्वेश्चन को कर ले जाते।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में एक और पार्ट दिया गया और करके, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि और करके क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो ये वाला पार्ट था, या और करके इन्होंने एक और दिया है कि अगर आपको वो नहीं पता तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, मतलब एक सर्कल जो अंदर में है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी के अंदर में एक सर्कल है। ठीक है, गिवन ए बी इक्वल टू 6, ए बी क्या है ये टोटल लेंथ, ये टोटल कितना दिया है 6। ठीक है, बी सी इक्वल टू 7, बी सी जो हमारा ये है ये कितना दे दिया है इन्होंने 7। ठीक है, और सी डी इक्वल टू 4, सी डी जो हमें दिया है वो दिया है 4। अब बोल रहे हैं कि ए डी का लेंथ कितना होगा, ए डी का लेंथ कितना होगा ये हमें पता करना है। तो ये एक रूल शायद आप लोगों को पता होगा कि जब अगर हम सर्कल के बाहर से कोई पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ वो जितना टच करेगा, अगर मान लो कि 5 सेंटीमीटर दूरी पे टच करता है जाके, तो ये भी 5 सेंटीमीटर के दूरी पे होगा। ठीक है, तो अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना अपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा मतलब टाइम लेगा करने में। तो इसमें क्या करना है हमें कि अगर मान लो कि हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे पी क्यू आर एस लिख देते हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, अगर हम सी पी को वाई मान लेते हैं, ठीक है, सी पी वाई हो जाएगा तो बी पी कितना हो जाएगा 7 माइनस वाई, क्योंकि ये दोनों का सम हो जाना है 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हम इसको क्यू बी को एक्स मान ले तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स, सिंपल। यहाँ पे देखो अगर हम इसको जेड मान ले एस सी को तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस जेड, सिंपल है यहाँ तक। अब देखो अब अगर ये 4 माइनस जेड है और डी बाहर के पॉइंट से है तो ये भी कितना बन जाएगा 4 माइनस जेड। अगर ये 6 माइनस एक्स है तो ये कितना बन जाएगा 6 माइनस एक्स, क्योंकि बाहर ए का पॉइंट है और ये दोनों सर्कल पे टच कर रहा है। तो अब हमारे पास एक्स वाई जेड बहुत सारी इक्वेशन बनेगी। देखो कैसे बनेगी, यहाँ पे देखो x और 7 माइनस वाई इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 7 माइनस वाई, राइट। x और 7 माइनस वाई बराबर है। यहाँ पे देखो y इक्वल टू जेड, क्योंकि इधर से z है और इधर से y है, तो y इक्वल टू जेड। एक चीज लिख सकते हैं y इक्वल टू जेड। ठीक है, ये हमें दो इक्वेशन मिल गया। अभी इसको ये जो हमारा x नहीं लिखते हैं, इसको l मान लेते हैं। तो l इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस जेड, इन दोनों को सम कर दिए तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स प्लस जेड, ये यहाँ तक। ठीक है, अब देखो इन दोनों अगर इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो क्या बनता है x इक्वल टू 7 माइनस जेड, इतना तक तो ठीक है, क्योंकि हमने y के जगह पे z रख दिया, क्योंकि y इक्वल टू जेड है, तो x प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अब इसी x प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, तो ये हमारा लेंथ हो गया l इक्वल टू 3। तो इसका लेंथ जो होगा AD इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ पे थोड़े कम जगह में मैंने बना दिया है, लेकिन इसको आपको एक्सप्लेन करके बना देना है पेपर पे अच्छी तरीके से। ठीक है, मैंने तरीका बता दिया कैसे सोल्व करना है। अब जो हमारा सेक्शन बी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जो हमारा समझाने का तरीका है वो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो सेक्शन बी के क्वेश्चंस है उसको कैसे करना है, क्योंकि अब जैसे जैसे सेक्शन आगे बढ़ेगी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती चली जाएगी। तो आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग सिंपली क्वेश्चन को करके ले जाओगे। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।